हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैं तैयारी करवा रही हूं और राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की किताबें पढ़ा रही हूं। क्लास 6 से मैंने शुरुआत की थी। 7th 8th 9th 10th 11th तक कंप्लीट करवा चुकी हूं और अब मैं 12th की बुक पढ़ा रही हूं, जिसके मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूं। जिसमें भारत के विकास की यात्रा मैंने पढ़ाई है। पहले चैप्टर में भारत के विकास की यात्रा पढ़ाई है 1965 से 1984 तक। दूसरे चैप्टर में भारत के विकास की यात्रा पढ़ाई है 1985 से 2004 तक। और तीसरे चैप्टर में मैंने भारत के विकास की यात्रा पढ़ाई है 2004 से 2019 तक। और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो सभी इन्हीं चैप्टर में मैंने पढ़ाई हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि ये जो किताबें हैं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैंने इनको पढ़ाया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। क्लास 6 से लेकर ये वाली वीडियो तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा अध्याय है स्वतंत्र भारत, भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन। अच्छा लेसन है, इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके पहले वाले लेसन के बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। तो चलिए उन प्रश्नों के पहले उत्तर मैं बता देती हूँ, फिर आज का चैप्टर शुरू करूंगी। ये तीसरे चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर बताया कीजिए, क्योंकि जिन प्रश्नों के उत्तर आप लिख देते हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप कभी नहीं भूलते हैं, और आप लोग लिखते ही नहीं हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्नों के उत्तर जरूर बताया कीजिए। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना? तो ये बना 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितनी अवधि में देनी होती है? तो 48 घंटे में देनी होती है। 48 घंटे में देनी होती है किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना। चौथा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। और शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 21 का में। चलिए अब आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। चौथा अध्याय है स्वतंत्र भारत, भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन। लिखा है, स्वतंत्र भारत के समय भारत को अर्थतंत्र के संदर्भ में अत्यंत नाजुक परिस्थितियां हाथ लगी थीं। उपनिवेशवाद का भारतीय कृषि पर विध्वंसकारी प्रभाव पड़ा। इसने अर्थतंत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। आधुनिक औद्योगिक परिवर्तनों से भारत को एकदम दूर रखा गया। अत्यधिक गरीबी, बर्बादी के कगार पर पहुंची हुई खेती एवं अनेक विकृतियों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को अत्यंत कठिन बना दिया था। ऐसे समय में एक के बाद एक कई भूमि सुधार संबंधी कानून पारित किए गए और गरीबी के उन्मूलन के लिए कई योजनाएं लागू की गईं। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल जर्जर थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की स्थिति इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कि भारत गरीब राष्ट्रों में से एक बन गया था। ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। 11th की जब मैंने बुक पढ़ाई है तब मैंने आपको पढ़ाया है कि किस तरीके से भारत की स्थिति खराब हुई है। भारत पहले संपन्न था, लेकिन भारत की स्थिति ब्रिटिश राज्य में खराब हुई है।
अब भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना था, लेकिन रास्ते में कई कठिनाइयां थीं। इन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारी। इसके अलावा जो भूमि सुधार संबंधी कानून थे वो पारित किए गए। इस लेसन में भूमि सुधार और गरीबी उन्मूलन के बारे में ही बताया गया है। तो भूमि सुधार के लिए कई कानून पारित किए गए और गरीबी उन्मूलन के लिए यानी गरीबी को समाप्त करने के लिए कई योजनाएं लागू की गईं। अब सबसे पहले इसमें भूमि सुधार के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है भूमि सुधार। पहले भूमि सुधार के बारे में बताया गया है, फिर गरीबी उन्मूलन के बारे में। स्वतंत्र भारत की सरकार का पहला कदम जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था, यानी जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। क्योंकि संविधान में भूमि सुधार राज्य का विषय है, इसलिए प्रत्येक राज्य सरकार को सामंती शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने की जरूरत थी। क्योंकि संविधान में भूमि सुधार जो है ये राज्य का विषय है, तो ये राज्य का ही दायित्व था कि प्रत्येक राज्य सरकार को क्या करना था, सामंती शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने की आवश्यकता थी। अधिकांश राज्यों में इस प्रक्रिया को पूरा करने में 4-5 वर्ष लग गए, जिसके कारण जमींदार गलत ढंग से दस्तावेजों को अपने पक्ष में करने में सफल हो गए। क्योंकि अधिकांश राज्य ऐसे थे जिनमें ज्यादा समय लग गया और इसी कारण जमींदारों ने क्या किया, गलत ढंग से दस्तावेजों को अपने पक्ष में कर लिया। नतीजा यह हुआ कि बड़े पैमाने पर काश्तकार बेदखल हुए और जमींदार के नाम की जमीन उसके परिवार के अनेक सदस्यों व फर्जी नामों से तैयार की गई। फलस्वरूप जमींदारी उन्मूलन में भूस्वामी द्वारा काश्तकारों से लगान वसूल करना तो गैर कानूनी हो गया और बिचौलियों की समाप्ति हो गई। लेकिन भूजोतों की स्वामित्व पद्धति पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, यानी कि जो लगान वसूला जाता था वो तो बंद हो गया और जो बिचौलिए थे उनकी भी समाप्ति हो गई, लेकिन जो भूजोत थे उनकी स्वामित्व पद्धति पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार भूमि सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। जो भी वीडियो लगातार देख रहा है उसके ये सभी टॉपिक तैयार होंगे। बस ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो लिखा है पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जाता रहा है। कुछ राज्यों ने इस संबंध में कानून बनाए, लेकिन 1961 के जमींदारी उन्मूलन कानून के साथ ही भू हदबंदी कानून सभी राज्यों में लागू किया गया। भू हदबंदी का स्तर विभिन्न राज्यों में अलग अलग रहा। हालांकि ये कानून व्यावहारिक दृष्टि से पूर्णतः अप्रभावी सिद्ध हुए, क्योंकि भूमि का हस्तांतरण वैध और हेराफेरी दोनों तरीकों से बड़े पैमाने पर होता रहा है। यह मानते हुए कि भूमि के समान वितरण में बहुत कम प्रगति हुई है, यह मुद्दा सन 1970 में फिर उठाया गया। आगे लिखा है सन 1972 में राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद भू हदबंदी कानून को फिर से बनाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत जोत के आकार को सीमित करने की व्यवस्था की गई। यानी 1961 में जमींदारी उन्मूलन के साथ भू हदबंदी कानून सभी राज्यों में लागू कर दिया गया, लेकिन इसका स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग था। फिर क्या किया गया, 1970 में ये मुद्दा फिर उठाया गया और 1972 में राज्यों के विचार विमर्श के साथ भू हदबंदी कानून को फिर से बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन इसमें क्या बदलाव किया गया, जोत के आकार को सीमित करने की व्यवस्था की गई। आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधारों में काश्तकारी सुधारों के अलावा भू जोतों पर सीमा निर्धारण, चकबंदी, सहकारी कृषि, भूमिहीनों में अतिरिक्त भूमि का वितरण आदि कई प्रकार के कार्यक्रम शामिल होते हैं, जिनको अपनाने से कृषि का उत्पादन बढ़ता है और साथ में सामाजिक न्याय का वातावरण भी तैयार होता है। आगे लिखा है आजादी के बाद भूमि सुधारों की प्रक्रिया मूल रूप से 2 चरणों में विकसित हुई। पहला चरण आजादी के तुरंत बाद शुरू हुआ और वह 60 के दशक के आरंभ तक जारी रहा। तो 2 चरणों में भूमि सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पहला जो चरण है ये आजादी के तुरंत बाद शुरू हुआ और 60 के दशक के आरंभ तक जारी रहा। इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। क्या क्या विशेषताएं थी? जमींदार, जागीरदार जैसे बिचौलियों की समाप्ति,
काश्तकार सुधार, जिनमें काश्तकारों को जोत की सुरक्षा प्रदान की गई, भूमि कर कम किया गया और काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किए गए, भूमि पर हदबंदी, सहकारी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सुधारों के इस दौर को संस्थागत सुधारों का दौर भी कहा गया, क्योंकि इसमें सुधार किए गए तो इस दौर को कहा गया संस्थागत सुधारों का दौर। 60 के दशक के मध्य या अंत में शुरू होने वाला दूसरा दौर हरित क्रांति का दौर था, जिसे तकनीकी सुधारों का दौर भी कहा गया है। तो ये भी याद रखिएगा। हरित क्रांति के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, हरित क्रांति के बारे में, श्वेत क्रांति के बारे में, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोगों को पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार नीति एवं उठाए गए कदम, क्या क्या नीतियां अपनाई गई, क्या क्या कदम उठाए गए, इसके बारे में लिखा है। भूमि सुधार के लिए लिखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने काश्तकारों, बटाईदारों एवं भूमिहीन मजदूरों की दशा सुधारने के लिए नई भूमि सुधार नीति अपनाई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह निश्चित किया गया कि भूमि का मालिक स्वयं किसान को ही बनाया जाना चाहिए, तभी सामाजिक परिवर्तन हो सकेगा। ये किसमें तय किया गया? ये किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी, इसमें तय किया गया कि भूमि का जो मालिक है उसे स्वयं किसान को ही बनाया जाए, तभी सामाजिक परिवर्तन हो सकेगा। इस योजना में अग्रांकित भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिए गए। क्या क्या जोर दिए गए? मध्यस्थों को समाप्त करना, लगान में कमी और काश्तकारों को भूस्वामी के अधिकार दिलाना, जोतों पर सीमा निश्चित करना एवं अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों को वितरण करना, जोतों की चकबंदी करना, सहकारी कृषि का विकास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाए गए, इनके बारे में याद रखिएगा। लिखा है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कैसे किया गया, इसके बारे में लिखा है। लिखा है, आजादी के 1 या 2 वर्षों के अंदर ही, अर्थात सन 1949 आते आते कई प्रदेशों में जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून बनाए गए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और सरदार पटेल जैसे जमींदारी उन्मूलन के समर्थक कांग्रेसी नेताओं समेत कई लोगों के मन में व्यापक आशंकाएं थीं। उन्हें डर था कि जमींदार अपनी जमीन बचाने के लिए अदालतों का सहारा लेंगे और संपत्ति के अधिकारों एवं अपर्याप्त मुआवजे जैसे सवाल उठाएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों के जमींदारों ने जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता का विरोध किया। जमींदारी उन्मूलन एक्ट अधिकतर राज्यों में सन 1956 तक पास किया जा चुका था। जमींदारी उन्मूलन का अर्थ था करीब 2 करोड़ काश्तकारों का भूस्वामी बनना। आगे बढ़ते हैं। मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति। जो जमींदारी प्रथा थी, इसे खत्म करने के लिए जमींदारी उन्मूलन एक्ट अधिकतर राज्यों में 1956 तक पास किया जा चुका था, ये आपको याद रखना है। और जो देश के बड़े नेता थे, उन्हें ये डर था कि जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए जो एक्ट है इसे पारित किया जाएगा, तो जो जमींदार हैं ये अपनी संपत्ति को बचाने के लिए अदालतों का सहारा लेंगे। और जमींदारों ने इसका विरोध भी किया है। जो जमींदारी उन्मूलन कानून बने हैं, इनकी वैधता का विरोध भी जमींदारों द्वारा किया गया है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में जमींदारी, जागीरदारी एवं इनामी जैसे मध्यस्थ भूमि संबंधी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। देश में पड़ी बंजर, परती अथवा अन्य श्रेणी की भूमि में से अधिकांश भूमि का वितरण भूमिहीनों एवं सीमांत भूस्वामियों में कर दिया गया। जो देश में बंजर भूमि पड़ी हुई थी, परती भूमि थी और अन्य श्रेणी के जो भूमि थी, उनका वितरण कर दिया गया भूमिहीनों में और सीमांत भूस्वामियों में। आगे बढ़ते हैं। और जो मध्यस्थ वर्ग था उसे समाप्त कर दिया गया। आगे लिखा है काश्तकारी सुधार। लिखा है, जमींदारी उन्मूलन के बाद भी जमींदारी क्षेत्रों में मौखिक और बिना रिकॉर्ड वाले काश्तकारी के मसले बरकरार रहे। इस प्रकार की काश्तकारी उन भूतपूर्व जमींदारों की जमीन पर जारी रही जिनकी जमीनें अब व्यक्तिगत खेती की श्रेणी में बताई जाने लगी।
साथ ही यह उन भूतपूर्व लंबे समय से अवस्थित काश्तकारों की जमीनों पर जारी रही जो अपनी जमीनें बटाई पर लगाने लगे। इसके अलावा आजादी के वक्त सिर्फ आधी भूमि ही जमींदारी व्यवस्था के तहत थी, बाकी आधी जमीन रैयतवाड़ी के अंतर्गत थी, जहां भूस्वामित्व की समस्याएं, असुरक्षा, भारी लगान वाली काश्तकारी इत्यादि समस्याएं अत्यंत व्यापक थी। काश्तकारी सुधारों की 3 प्रमुख विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी? 3 प्रमुख विशेषताओं के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। उन काश्तकारों के लिए काश्तकारी की गारंटी करना जिन्होंने विशेष अवधि तक उस जमीन पर खेती की हो। काश्तकारों द्वारा दिए गए लगान को एक उचित स्तर पर लाना। काश्तकारों को कुछ सीमाओं के साथ उसके द्वारा जोती जा रही जमीन के स्वामित्व का अधिकार मिलना। तो ये 3 प्रमुख विशेषताएं थी जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। यानी कि काश्तकारों के लिए काश्तकारी की गारंटी करना जिन्होंने विशेष अवधि तक उस जमीन पर खेती की है, यानी जो लंबे समय तक उस जमीन पर खेती कर रहे हैं उनके लिए काश्तकारी की गारंटी करना, और जो उनके द्वारा लगान लिया जाता है वो एक उचित स्तर पर लाना, यानी काश्तकारों द्वारा दिए गए लगान को एक उचित स्तर पर लाना। और जो काश्तकार हैं कुछ सीमाओं के साथ उनके द्वारा जोती जा रही जमीन के स्वामित्व का अधिकार मिलना, यानी जो जमीन वो जोत रहे हैं तो कुछ सीमाओं के साथ उन्हें उस जमीन के स्वामित्व का अधिकार मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में काश्तकारी कानून का उद्देश्य काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार दिलवाना था। काश्तकारी प्रथा को नियमित एवं नियंत्रित करना बहुत कठिन रहा क्योंकि देश में भूमिहीन श्रमिकों की भरमार है। तो काश्तकारी जो प्रथा है इसको नियमित और नियंत्रित करना बहुत कठिन रहा है क्योंकि देश में भूमिहीनों की संख्या ज्यादा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भूमि हदबंदी अथवा जोतों पर सीमा निर्धारण। भारत में भूमि सुधारों का एक प्रमुख हिस्सा भू संपत्ति पर हदबंदी तय करना था। इसका उद्देश्य भूमि का वितरण अधिक समान बनाना था। आजादी के बाद भूमि हदबंदी के विचार का प्रबल समर्थन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में समिति ने सुझाव दिया कि भूमि की अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए। इस सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण करके ग्राम सहकारिता समिति को सौंप देना चाहिए। जेसी कुमारप्पा की अध्यक्षता में कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने भी जुलाई 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए भूमि हदबंदी का समर्थन किया। तो ये आप याद रखिएगा, जेसी कुमारप्पा की अध्यक्षता में कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने जुलाई 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और भूमि हदबंदी का समर्थन किया था। इस हदबंदी में आर्थिक हदबंदी का 3 गुना होने का सुझाव दिया गया। आर्थिक हदबंदी वह हदबंदी थी जो खेतीहर को उचित जीवन स्तर प्रदान करे, सामान्य आकार के परिवार को पूर्ण रोजगार दे और कम से कम 2 बैल मुहैया करा सके, क्योंकि तब जो खेती होती थी वह बैलों से ही खेत में हल चलाए जाते थे। अब तो आधुनिक युग है, अब तो कोई बैलों का प्रयोग नहीं करता है, अब तो ये सब काम ट्रैक्टर से किया जाता है। आगे लिखा है इसमें अचरज नहीं है कि शुरू में इरादों की घोषणा के बावजूद आजादी के आरंभिक वर्षों में हदबंदी के सवाल पर ज्यादा प्रगति नहीं हुई। इस बीच देश की विभिन्न संस्थाओं में हदबंदी का विरोध होने लगा। भूस्वामियों और शहरी निहित स्वार्थों को निजी संपत्ति के लिए खतरा दिखाई पड़ने लगा। तो देश में विभिन्न संस्थाएं थीं जिन्होंने हदबंदी का विरोध किया। भूस्वामियों और शहरी निहित स्वार्थों को निजी संपत्ति के लिए खतरा दिखाई देने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हदबंदी कानूनों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव शायद सबसे महत्व का था यह था कि उनके कारण भू बाजार का खात्मा हो गया और साथ ही गैर किसानीकरण की प्रक्रिया के जरिए जमीन की संकेंद्रीकरण प्रक्रिया रुक गई। यदि भू संपत्ति पर हदबंदी न होती तो भू बाजार में प्रतियोगिता के चलते संकेंद्रण की संभावना थी। यानी यदि भू संपत्ति पर हदबंदी कानून न लगाया जाता तो भू बाजार में प्रतियोगिता के चलते संकेंद्रण की संभावना बनी रहती। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कृषि का पुनर्संगठन। सबसे पहले लिखा है चकबंदी, और चकबंदी के बारे में जानकारी जरूरी भी है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनको चकबंदी के बारे में जरूर पता होगा। लिखा है भूमि के बिखरे हुए टुकड़ों को एकत्रित करना ही चकबंदी कहलाता है। देश में चकबंदी क्षेत्र कुल कृषित भूमि का लगभग 1/3 अंश है। चकबंदी से अपखंडन के दोष दूर हो जाते हैं और भूमि की उत्पादकता में सुधार होता है। प्रोफेसर BS मिन्हास ने कृषिगत सुधारों में चकबंदी पर काफी बल दिया है, जिससे इसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। यानी चकबंदी क्या है? भूमि के जो बिखरे हुए टुकड़े हैं उनको एकत्रित करके किसी व्यक्ति को एक ही स्थान पर भूमि दे देना, यदि उसके भूमि के टुकड़े अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है भूमि के प्रबंध में सुधार। इसके अंतर्गत बंजर भूमि का उपयोग, सुधरे हुए बीजों का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग आदि आते हैं। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि के प्रबंध में सुधार करने पर जोर दिया गया। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? बंजर भूमि का उपयोग करना, जो सुधरे हुए बीज हैं उनका उपयोग, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। और प्रथम और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनमें भूमि के प्रबंध में सुधार करने पर सबसे अधिक बल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सहकारी खेती। भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर संयुक्त खेती करना भारत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित राष्ट्रीय आंदोलन के कई नेता इस बात पर सहमत थे कि सहकारिता से भारत की खेती में बड़ी उन्नति होगी और इससे विशेष तौर पर गरीबों को फायदा पहुंचेगा। इसलिए सहकारिता भूमि सुधार के जरिए संस्थागत परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण तत्व था। लेकिन हदबंदी के ही समान इस प्रश्न पर भी खासकर किसानों के बीच कोई आम सहमति नहीं थी। अतः यह स्पष्ट कर दिया गया कि सहकारिता की ओर कोई भी कदम विचार विमर्श और किसानों की सहमति और सद्भावना के जरिए होगा। इसमें किसी भी बल प्रयोग या जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं थी। यानी कि जो सहकारी खेती थी इसमें क्या बताया गया कि सहकारिता की ओर से कोई भी कदम उठाया जाएगा तो विचार विमर्श और किसानों की सहमति और सद्भावना के जरिए होगा। जबरदस्ती कोई भी काम नहीं किया जाएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन के इतिहास का वर्णन इस क्षेत्र के सबसे सफल प्रयोग की चर्चा के बिना पूरा नहीं हो सकता। यह प्रयोग अन्य सभी से बिल्कुल भिन्न था। इसकी शुरुआत एक साधारण स्तर पर गुजरात के खेड़ा में हुई और यही आगे चलकर श्वेत क्रांति का आरंभकर्ता साबित हुआ, जो सारे भारत में फैल गई। तो श्वेत क्रांति के बारे में आप लोग जानते ही हैं। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। लिखा है यह आंदोलन भू सुधार के अंतर्गत कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने, जैसे भूमि का पुनर्वितरण, सिर्फ सरकारी कानून के जरिए नहीं बल्कि एक आंदोलन के जरिए करने की कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे ने 50 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों के प्रयोग में लाने का प्रयास किया। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है विनोबा भावे द्वारा। विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की, जो रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य था देश में अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाना, यानी हिंसा का कोई स्थान नहीं था। अहिंसात्मक तरीका अपनाना था और देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। वे और उनके अनुयायी पदयात्राएं किया करते थे, गांव-गांव पैदल जाकर बड़े बड़े भूस्वामियों से अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीनों और गरीब किसानों के बीच बांटने के लिए अनुरोध करते थे।
यानी ये अनुरोध करते थे, जबरदस्ती नहीं किया जाता था कि आप लोग अपनी जमीन का हिस्सा दे ही दीजिए। इनके अनुयायी थे, इन्होंने पद यात्राएं की, गांव-गांव पैदल जाकर जो बड़े भूस्वामी थे जिनके पास ज्यादा जमीन थी, उनसे अनुरोध किया कि अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीनों और गरीब किसानों के बीच बांट दें। इनका उद्देश्य था इस प्रकार 5 करोड़ एकड़ जमीन हासिल करना, जो भारत में 30 करोड़ एकड़ जोतने लायक जमीन का छठा हिस्सा बनता था। विचार यह था कि औसतन 5 सदस्यों का परिवार अपनी जमीन का छठा हिस्सा छोड़ दे और भूमिहीन गरीब कृषक को अपने परिवार का हिस्सा बना ले, अपने परिवार का सदस्य बना ले। यह आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था, लेकिन इसे कांग्रेस का समर्थन हासिल था। यानी ये सरकार द्वारा शुरू नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भी सक्रिय राजनीति छोड़ भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। विनोबा भावे को जमीन का पहला दान 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव में मिला। तो ये आप याद रखिएगा, इनको जमीन का पहला दान मिला था 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव में। 3 महीनों से भी कम समय में उन्होंने इस क्षेत्र के करीब 200 गांवों का दौरा किया और दान के रूप में 12,200 एकड़ भूमि पाई। इसके बाद आंदोलन उत्तर भारत में, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में फैल गया। शुरू के वर्षों में आंदोलन को काफी हद तक सफलता मिली। उसे मार्च 1956 तक दान के रूप में 40 लाख एकड़ से अधिक जमीन मिली। याद रखिएगा, पहला जमीन का दान मिला था 18 अप्रैल 1951 को और 1956 तक दान के रूप में 40 लाख एकड़ से अधिक जमीन मिल चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। सन 1955 का अंत आते आते आंदोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया था और वह था ग्रामदान। ग्रामदान वाले गांव की भूमि को सामूहिक स्वामित्व की या सभी के लिए बराबर वाली भूमि माना गया। वह किसी एक व्यक्ति की नहीं मानी गई। आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा से हुई और वहां बड़ा सफल रहा। सन 1960 का अंत आते आते देश में ग्रामदान गांव की कुल संख्या 4,500 से अधिक हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भू सुधारों की प्रगति का मूल्यांकन। भारत में योजना काल में भूमि सुधार संबंधी कानूनों की बाढ़ सी आ गई थी। हमने भूमि सुधार जैसे क्रांतिकारी कार्यक्रम को प्रजातांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों से अपनाने का रास्ता चुना था। भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति लिए जाने पर सरकार ने उसे उचित मुआवजा देने की व्यवस्था स्वीकार की है। जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी कानूनों और हदबंदी कानूनों का कुल मिलाकर काफी प्रभाव पड़ा। इसके कारण भूमि सुधारों के एक मुख्य उद्देश्य अर्थात निवेश करने वाले तथा उत्पादक प्रगतिशील किसानों का तबका तैयार करने में मदद मिली। वैधानिक और शांतिपूर्ण भूमि सुधारों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने का ठोस प्रयास किया गया। तो भूमि सुधार संबंधी जितने भी कानून बनाए गए उन सब के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब गरीबी उन्मूलन के बारे में लिखा हुआ है। आजादी के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियों में से एक थी ऐसा विकास जिससे समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ तबकों का। इस संदर्भ में संविधान में यह बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। यानी संविधान में यह बात साफ कर दी गई कि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, लेकिन जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग है, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय है, इन्हें विशेष सुरक्षा दी जाएगी। ये भी संविधान में कहा गया है। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी को समाप्त करने के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने थी। यानी कि कैसे गरीबी को दूर किया जाए, जो आर्थिक विकास है उसे कैसे किया जाए। तो यही असली चुनौती थी कि ये नीतियां कैसे तैयार की जाएं।
आगे बढ़ते हैं। भारत प्रमुखतया एक गांव का देश है तथा गांव में कृषि की प्रधानता होती है। कृषि में खेतीहर मजदूरों की समस्या सबसे अधिक गंभीर मानी गई है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के एक मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, तो सन 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा ये नारा दिया गया, ये आप याद रखिएगा। प्रोफेसर D.R. गाडगिल, डॉक्टर Y.K. अलग, प्रोफेसर D.T. लकड़ावाला, प्रोफेसर V.M. दांडेकर, S.R. हासिम, सुरेश D. तेंदुलकर और हाल ही में डॉक्टर C. रंगराजन आदि ने भारत में निर्धनता पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार निर्धनता का प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा चर्चित प्रश्न रहा है। गरीबी अथवा निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। यानी गरीब किसे कहा जाए? वह समाज या वह भाग जो अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनको भी पूरा करने में असमर्थ रहता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान का मुद्दा पिछले कुछ समय से विवादास्पद बना हुआ है। योजना आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सर्वेक्षणों के आधार पर ही गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या अर्थात निर्धनों की संख्या का आकलन करता रहा है। तो जो योजना आयोग था, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सर्वेक्षणों के आधार पर ही गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या अर्थात निर्धनों की संख्या का आकलन करता रहा है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गरीबी की रेखा क्या है, इसके बारे में लिखा है गरीबी की विवेचना में प्रायः गरीबी की रेखा यानी पॉवर्टी लाइन की बात उठाई जाती है। हमारे देश में गरीबी का विचार कैलोरी के उपभोग की मात्रा से जोड़ा गया है। तो गरीबी का विचार जोड़ा गया है कैलोरी के उपभोग की मात्रा से। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम लेता है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करता है, तो ऐसा व्यक्ति निर्धन माना जाता है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 के लिए नई निर्धनता रेखा में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह आय का स्तर 816 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए निर्धारित किया गया। तो ये तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह आय का स्तर कितना बताया गया है? 816 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए। रंगराजन समिति के अनुसार निर्धनता की रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह ली गई। ये रंगराजन समिति की अनुसार बताई गई है गरीबी रेखा किस प्रकार निर्धारित की गई है। निर्धन व्यक्तियों का कुल जनसंख्या में अनुपात निर्धनता अनुपात कहलाता है। वे लोग जो कैलोरी या मासिक आय के आधार पर गरीबी या निर्धनता रेखा से नीचे होते हैं उन्हें BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है भारत में निर्धनता अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीहर मजदूरों, सीमांत एवं लघु कृषकों, ग्रामीण कारीगरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में पाई जाती है। तो निर्धनता किन लोगों में पाई जाती है, किस वर्ग में अधिक पाई जाती है, इसके बारे में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धनता को दूर करने के सरकारी उपाय। सरकार ने निर्धनता को दूर करने के लिए उपाय किए हैं। क्या उपाय किए हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। भारत में सरकार निर्धनता को दूर करने के लिए आर्थिक विकास एवं विशिष्ट निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का उपयोग कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक विकास की गति तेज करने से निर्धनता को कम करने में अवश्य मदद मिलेगी, लेकिन साथ में विशेष निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार संवर्धन कार्यक्रम चलाने से समस्या के हल में सहूलियत होगी। अतः हमें इन दोनों को एक साथ सफल बनाने पर पर्याप्त जोर देना चाहिए। सरकार द्वारा पूर्व वर्षों में कई कार्यक्रमों की क्रियान्विति से गरीबी कम करने एवं रोजगार सृजन करने में कुछ सीमा तक मदद मिली है, जिनमें से कुछ कार्यक्रम निम्न हैं। सबसे पहले लिखा है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह कार्यक्रम निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया। सन 1978 से 1979 से प्रारंभ इस कार्यक्रम में लघु कृषकों को 25% सब्सिडी मिलती थी। सीमांत कृषकों, खेतीहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों को 33.3% तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को 50% सब्सिडी दी जाती थी। तो लघु कृषकों को मिलती थी 25%, जो सीमांत कृषक थे, खेतीहर मजदूर थे, ग्रामीण कारीगर थे, इन्हें 33% और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 50% सब्सिडी दी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में प्रारंभ इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, तालाब, लघु सिंचाई, पेयजल के लिए कुओं, स्कूल, पंचायत घर आदि का विकास हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में प्रारंभ इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़कों एवं स्कूल भवनों का निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा ये योजनाएं चलाई गई थी, तो ये याद रखिएगा। अगली जो योजना लिखी हुई है वह है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना सन 1974 से 78 के पहले वर्ष में प्रारंभ किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधि 1974 से 1979 थी, जिसे नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने सन 1978 में समाप्त कर दिया था। MNP बुनियादी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसमें ईंधन की लकड़ी और चारा योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कें, जलापूर्ति, सफाई, खाद्य आपूर्ति आदि योजनाएं शामिल की गईं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। केंद्र सरकार द्वारा सन 1973-74 में प्रारंभ इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुधारना था। इस कार्यक्रम में भू संरक्षण, जल संसाधन विकास, भूमि विकास एवं वन विकास आदि से संबंधित कार्यक्रम चलाए गए, जिससे सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके और गरीबों को लाभ मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और देश के गरीबों एवं वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि एवं भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्गों का संरक्षण एवं सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया। तो 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया 1975 में और इसका मूल उद्देश्य रखा गया गरीबी उन्मूलन और देश के जो गरीब और वंचित वर्ग हैं इनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल और कमजोर वर्गों का संरक्षण, सशक्तिकरण, ये सभी पहलू इस कार्यक्रम में शामिल किए गए। 20 सूत्री कार्यक्रम तो याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1989 को NREP एवं RLEGP को जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया था। JRY को 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में मिला लिया गया। यानी योजनाएं थी, उन्हें सम्मिलित रूप से फिर बाद में लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये योजनाएं हैं जो 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लागू हुई, इसके बारे में लिखा हुआ है। एक अप्रैल 1999 से जवाहर रोजगार योजना के बाद के क्रम में लागू हुई थी। इसके तहत गांव में टिकाऊ उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता था। इसे 2001 में रोजगार आश्वासन योजना के साथ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखा है रोजगार आश्वासन योजना। यह योजना 2 अक्टूबर 1993 से पिछड़े एवं सूखाग्रस्त रेगिस्तानी जनजाति एवं पहाड़ी क्षेत्रों में लागू की गई। तो याद रखिएगा, ये उन क्षेत्रों में लागू की गई जो पिछड़े थे, रेगिस्तानी इलाके थे, जनजाति क्षेत्र थे और पहाड़ी क्षेत्र थे। वहां पर रोजगार आश्वासन योजना लागू की गई। कब की गई? 2 अक्टूबर 1993 से। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध कराना था। इसे सन 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। अब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में लिखा है। यह योजना 25 सितंबर 2001 से प्रारंभ की गई। इसमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं रोजगार आश्वासन योजना दोनों को मिला दिया गया। यह केंद्र चालित योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध कराना है ताकि सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसके अंतर्गत 2 विशिष्ट योजनाएं हैं। कौन कौन सी? शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार। दिसंबर 1997 में यह योजना पूर्व में संचालित कई शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों को मिलाकर बनाई गई थी। इसके तहत निर्धन व्यक्तियों को दक्षता का प्रशिक्षण दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। इसे 1 अप्रैल 1999 को 6 योजनाओं को मिलाकर शुरू किया गया। तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना जो थी, इसे 6 योजनाओं को मिलाकर लागू किया गया था। तो ये 6 योजनाएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना जाता था। दूसरी योजना है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। तो यह योजना 1979 में 18 से 35 वर्ष तक के ग्रामीण निर्धन युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। इस योजना का लक्ष्य इन युवाओं को बुनियादी तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना था। तीसरी जो योजना थी वह थी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास। तो यह योजना 1982-83 में IRDP की एक उप योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण महिलाओं को आय सृजित करने वाली गतिविधियों द्वारा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना था। चौथी है 10 लाख कुओं की योजना। तो यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों तथा बंधुआ मजदूरों को सिंचाई हेतु निःशुल्क कुएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। अगली योजना थी ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत और रोजगार किट आपूर्ति योजना। तो यह योजना 1992 में IRDP की एक उप योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तकारों को उनके उन्नत औजारों की आपूर्ति की जाती थी। और छठवीं थी गंगा कल्याण योजना। 1997 से शुरू इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लघु और सीमांत किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाकर उनका आर्थिक विकास करना सुनिश्चित है। तो ये 6 योजनाओं को मिलाकर ये योजना लागू की गई थी। कौन सी योजना? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 में SGSY को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया। NRLM का उद्देश्य यानी जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना है उसी को शॉर्ट में NRLM कहा गया है। तो NRLM का उद्देश्य निर्धनता निवारण के लिए निर्धन परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार में दक्ष मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करना है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका 2015 में नाम बदल दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो ये सब कब शुरू की गई? ये वर्ष 2001 में। तो वर्ष 2001 में इसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास एवं ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए लागू किया गया था। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार की संभावना व्यक्त की गई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लेसन में योजनाओं के बारे में ही बताया गया है। यदि योजनाओं से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है पिछली योजनाओं से, तो इस लेसन से एक प्रश्न जरूर आपको मिल जाएगा। अगली योजना है अंत्योदय अन्न योजना। तो वर्ष 2000 में यह योजना गरीब परिवारों में सबसे गरीब को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। इसके तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रति माह निश्चित मात्रा में अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं एवं चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रुपए एवं 3 रुपए प्रति किलोग्राम होता है। यानी गेहूं का मूल्य होता है 2 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल का 3 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों द्वारा गांव को जोड़ना है। यह योजना केवल देश के ग्रामीण विकास में सहायक है, बल्कि इसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में एक प्रभावी घटक स्वीकार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना के बारे में बताया जा रहा है इंदिरा आवास योजना। यह योजना वर्ष 1985 में RLEGP की एक उपयोजना के रूप में आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना था। 1989-90 में RLEGP को JRY में मिला दिए जाने के बाद इस योजना को भी JRY का अंग बना दिया गया, किंतु 1996 में इसे JRY से अलग करके एक स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया। 2015 में इस योजना का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के रूप में पुनर्गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ग्रामीण रोजगार, भूख एवं गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया। नरेगा वर्ष 2005 में पारित हुआ था। पहले चरण में वर्ष 2006-07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनिंदा जिलों में इस योजना का कार्यान्वयन किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। काम के बदले अनाज योजना एवं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय अभी इस योजना में कर दिया गया। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। इस अधिनियम का उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है। इस योजना को विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना माना जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में मैंने इसके पहले वाले लेसन में बताया है, तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इस अधिनियम का उद्देश्य देश की 2/3 आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति करना है। यह अधिनियम भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में यथा मध्याह्न भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि को कानूनी आधार प्रदान करना है। इस कानून के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दर पर मिलेगा। गेहूं का निर्गम मूल्य 2 रुपए, चावल का 3 रुपए तथा मोटे अनाज का 1 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आच्छादित समाज के निर्धनतम परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपर्युक्त रियायती दरों पर ही मिलेगा। इस योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकारें चिन्हित करेंगी। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए का प्रसव भत्ता मिलेगा। 6 माह से 6 वर्ष आयु तक के प्रत्येक बच्चे को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से अनुसूची 2 के मानकानुसार प्रतिदिन पौष्टिक निःशुल्क भोजन मिलेगा। सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय के 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अवकाश के दिनों को छोड़कर दोपहर का भोजन मुफ्त मिलेगा। कुपोषित बच्चों जिन्हें राज्य सरकार आंगनवाड़ी के माध्यम से चिन्हित करेगी को निःशुल्क भोजन मिलेगा। तो ये था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके तहत बताया गया है कि किस प्रकार से लोगों को
अनाज दिया जाएगा। जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनको आंगनवाड़ी के माध्यम से चिन्हित किया जाएगा, उन्हें निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, इनको अवकाश के दिनों को छोड़कर दोपहर का भोजन मुफ्त मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निर्धनता की समस्या को हल करने के लिए सुझाव। लिखा है ग्राम उत्थान की एक व्यापक योजना बनानी चाहिए जिसमें ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का एकीकरण किया जा सके। पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सहकारी अर्थव्यवस्था आदि को अधिक साकार रूप दिया जाना चाहिए ताकि ये भावी विकास के स्रोत बन सकें। ग्रामीण निर्धनों का एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए जो उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। यानी निर्धनता की जो समस्या है उनको दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। आगे लिखा है एक विस्तृत राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जिसमें मजदूरी पर नियमित रोजगार की व्यवस्था की जा सके। ग्रामीण मजदूरों के लाभ से संबंधित सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। काश्तकारी सुधारों, चकबंदी, सीमा निर्धारण एवं अन्य भूमि सुधार कानूनों की समीक्षा करके एक व्यवहारिक एवं संशोधित भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाकर उसे निकट भविष्य में कड़ाई से लागू करना चाहिए। वैसे भी देश भर में द्वितीय पीढ़ी के भूमि सुधार कार्यक्रम की मांग जोरों से बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 बच्चों के परिवार का मानक लागू करने के लिए ऐसी दिशाओं में निवेश किया जाना चाहिए जिनसे स्त्रियों के कल्याण में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हो। हम ही गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं और हम ही इसे मिटा सकते हैं, ऐसा विश्वास सर्वत्र जगाया जाना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2016-17 में निर्धनता निवारण के लिए एक नए प्रयास सार्वजनीन आधारभूत आमदनी की चर्चा प्रारंभ की गई है। आशा है कि इस अवधारणा पर आगामी वर्षों में विचार करके कोई निर्णय लिया जाएगा। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। तो भूमि सुधार कानूनों के बारे में और गरीबी उन्मूलन के बारे में बताया गया है। जो योजनाएं आपको बताई हैं उनमें से आपको सभी याद नहीं रखनी है, जो मुख्य योजनाएं हैं उनके बारे में याद रखिएगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को कमेंट करके उत्तर बताना है और कुछ के उत्तर तो आप देखकर ही बता सकते हैं। जैसे भारत में भूमि सुधार में कौन सा संस्थागत सुधार की श्रेणी में शामिल किया गया। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के दौरान पहला भूदान किस राज्य में प्राप्त हुआ। निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया। अगला है 1 अप्रैल 1999 को 6 योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना प्रारंभ की गई, वह योजना कौन सी है और मनरेगा का शुभारंभ कब किया गया। तो इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद एक लेसन और बचा है, उसके बाद 12th की बुक कंप्लीट हो जाएगी। मैंने प्रॉमिस किया था कि 6 से 12th तक मैं पढ़ाऊंगी और मैं जो कह देती हूँ उसे मैं जरूर पूरा करती हूँ। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है मेरी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।